नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही अब प्रदेश के विकास की नई दिशा और दशा तय हो गई है, जिसमें कांग्रेस सरकार के 5 साल में बंद पड़े विकास कार्यों के साथ ही 20,000 करोड़ के कर्ज को चुकाने के साथ एक्स्ट्रा रेवेन्यू जुटाना भी अब नई सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। साथ ही घोषणा पत्र में बीजेपी ने किसानों, महिलाओं को लेकर जो वादे किए हैं उसके लिए 20,000 करोड़ सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। लेकिन घोषणा पत्र के कामों और योजनाओं को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करना सरकार के लिए चुनौती भरा काम रहने वाला है, जिसे पूरा करना नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होगी। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन इससे पहले पेश है एक रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में नए सीएम के नाम के ऐलान के बाद ही नई चुनौतियां भी मुंह बाई खड़ी हैं, जिनसे पार पाना नए मुख्यमंत्री के लिए इतना आसान नहीं होगा। कांग्रेस कार्यकाल यानी भूपेश सरकार के वक्त 20,000 करोड़ के कर्ज से छुटकारा पाना और साथ ही राज्य में राजस्व को जुटाने की बड़ी चुनौती नए सीएम के सामने तो होगी ही, साथ ही बीजेपी के घोषणा पत्र यानी मोदी की हर गारंटी को पूरा करना भी सरकार की प्राथमिकता होगी। बीजेपी के घोषणा पत्र में महिलाओं और किसानों की उम्मीदों पर खरा उतरने के साथ ही किसानों का बोनस के वादे को पूरा करना होगा। इसके साथ साथ 18 लाख प्रधानमंत्री आवास जनता तक पहुंचाना भी पहली लिस्ट में शामिल है, जिसके आधार पर 2024 में उतरने का रिपोर्ट कार्ड तैयार होना है। सीएम की रेस में 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह तो थे ही, साथ ही रेणुका सिंह, ओपी चौधरी, अरुण साव जैसे नाम भी थे। लेकिन बीजेपी ने विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लगाई। विष्णुदेव साय अन्य दावेदारों पर कैसे भारी पड़ गए, इसके पीछे साय की सरल, सहज और जमीनी नेता की इमेज को प्रमुख वजह बताया जा रहा है। विष्णुदेव साय 1999 से 2014 तक सांसद रहे और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही नरेंद्र मोदी की पहली सरकार में भी मंत्री रहे। बीजेपी ने 2019 में साय को टिकट नहीं दिया था। अब सवाल ये भी है कि साय को सीएम बनाने के बीजेपी के दांव के पीछे क्या है। दरअसल आदिवासी बाहुल्य इलाकों में बीजेपी का प्रदर्शन जबरदस्त रहा है। आदिवासी बाहुल्य बस्तर और सरगुजा इलाके की ही बात करें तो कुल 26 सीटें हैं। इन 26 सीटों में से 22 सीटों पर इस बार के चुनाव में कमल खिला। वहीं साहू समाज भी सूबे की आबादी में करीब 12% की भागीदारी रखता है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में प्रभावी साहू समाज के अरुण साव ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो एक तरफ नई सरकार की जिम्मेदारी और 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले सरकार की छवि को बेहतर करना, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के भीतर भी सामंजस्य बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो आज कांटों का ताज चुनौती बेशुमार पर हम करेंगे चर्चा। अपने मेहमानों से आपका परिचय मैं करा दूं। मनीष वोरा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा दिनेश कुमार अग्रवाल जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रुपेश दुबे जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका भी। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर दिनेश जी आपसे ही है। विष्णुदेव साय नए मुख्यमंत्री पद पर चयन हो चुका है, नया चेहरा होंगे, नई दिशा और दशा और भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यप्रणाली भी होने वाली है। लेकिन तमाम जो चुनौतियां हैं उसको लेकर क्या कुछ रूपरेखा है, कैसे पार पाएंगे आप? सर्वप्रथम तो आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास चुनौतियां बहुत बड़ी नहीं है। दिक्कत एक ही चीज है कि इन्होंने जो 5 साल राज किया और छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबो दिया, कर्जा का प्रदेश बना दिया इस प्रदेश को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत साफ है। हम हर मोर्चे पर सफल होंगे और हमने जो घोषणा पत्र दिया है उसको पूरा करेंगे। साथ ही आप लोगों को सबको देख के बड़ा प्रशंसा हुआ होगा
कि पहली बार इस प्रदेश को आदिवासी मुख्यमंत्री मिला है। बहुत ही सौभाग्य की बात है इस प्रदेश वासियों के लिए, इस देशवासियों के लिए, कि जो आदिवासियों का प्रदेश था यह प्रदेश, उसका नेतृत्व एक आदिवासी व्यक्ति को अगर करने का सौभाग्य किसी पार्टी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और आदिवासी समाज ने भारतीय जनता पार्टी का बहुत सम्मान किया और आदिवासी क्षेत्र में हम 20 साल से जीत करके आए हैं। ये निसंदेह इस कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही आने वाले समय में और खतरे की घंटी है। यानी कि आपका ये भी कहना है दिनेश कुमार जी कि अब तमाम समीकरण देखकर मुख्यमंत्री का चेहरा तय करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा तो योग्य और कुशल व्यक्तित्व के धनी को देखकर ही किया जाता है और हम सभी वर्ग को ध्यान में रखकर ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल, केंद्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व, पार्लियामेंट बोर्ड सभी एक राय होकर मुख्यमंत्री का नहीं, लेकिन जिस तरह से आप खुद कह रहे हैं आदिवासी बाहुल्य है, बस्तर और सरगुजा में जिस तरह से आपकी पार्टी में परफॉर्मेंस भी बेहतर की है, कहीं ना कहीं 24 के चुनाव भी नजदीक हैं, तो रणनीति भी साफ है। रुपेश जी, क्या कहना है आपका? जी रुपेश जी, आपके पास मैं आती हूँ। हमारे साथ मनीष वोरा जी भी बने हुए हैं, आपकी आवाज ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही। मनीष जी, जिस तरह से आदिवासी और तमाम समीकरणों को बिठाने की बात हो रही है, विष्णुदेव साय के नाम पर नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया है। हालांकि नाम की लिस्ट में जिक्र जरूर था, लेकिन ये जो जिस तरह से चेहरा सामने आया है और उसके बाद जिस तरह से आदिवासी, बस्तर, सरगुजा, ये तमाम बातें हो रही हैं, क्या लग रहा है आपको कि समीकरण बिठाने की पूरी कोशिश की गई है और 24 के लिए भी कहीं ना कहीं पिच तैयार की जा रही है? जी निश्चित रूप से देखिए, लक्ष्य तो 2024 के लोकसभा चुनाव ही हैं और उसी को ध्यान में रख करके सारी रणनीतियां बन रही है। चाहे आदिवासी मुख्यमंत्री की बात हो, चाहे ओबीसी उप मुख्यमंत्री की बात हो, तो ये तमाम जो चीजें आ रही हैं तो निश्चित रूप से 2024 को ध्यान में रखकर ही आ रही हैं। और ये न केवल छत्तीसगढ़ का बात करें, हम 5 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है वो अपने 2024 का जो उनका चुनावी रणनीति है उसका एक ट्रायल के बेस पे यहाँ पर लड़ा था और मुझे लगता है उसमें बहुत हद तक वो सफल भी हुए हैं। तो ये उनका जो 2024 का लक्ष्य है उसके हिसाब से ही सारी चीजें की जा रही है। न केवल छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बना करके आदिवासियों को साधने का प्रयास किया गया, बल्कि झारखंड और आसपास का जो आदिवासी इलाका लगता है वहां के लोगों को भी साधने का, वहां के आदिवासी लोगों को भी साधने का प्रयास जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ से एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया है। चाहे हम बात करें कि वो पहले उन्होंने केंद्र में आदिवासी राष्ट्रपति बनाने का काम किया, उसके बाद अभी छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, तो लगातार वो आदिवासी और जनजाति वर्ग को साधने का प्रयास जो है इसे सीधे तौर पे कहा जा सकता है। जी बिल्कुल मनीष जी, लेकिन इसके अलावा जिस तरह से घोषणाओं की यदि हम बात करें तो कांग्रेस ने जिस तरह से घोषणाएं की थी और उसके बाद किसानों को जिस तरह का कर्ज माफी का लाभ मिला, तमाम योजनाएं चलाई गई, उसके बाद भी जिस तरह का मैंडेट आया है छत्तीसगढ़ में, भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कुछ चुनौतियां हैं? क्योंकि 24 बिल्कुल मुहाने पर खड़ा है। बेहतर प्रदर्शन यदि नहीं होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर जरूर देखने को मिलेगा। देखिए, सीधे तौर पे कहा जाए तो 2024 के जो चुनाव है उसको लेकर के और जो चुनौतियों की हम बात करें, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का ताज जितनी सहजता से विष्णुदेव साय जी को मिला है उनके लिए उतना सहज नहीं होगा शासन चलाना और 2024 के लक्ष्य को भेदना, क्योंकि जो घोषणाएं करी थी कांग्रेस ने और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणाएं करी थी उसमें महतारी वंदन योजनाओं को ले सकते हैं, धान खरीदी को ले सकते हैं, धान के बोनस 2 साल के बकाया बोनस को ले सकते हैं, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने को ले सकते हैं और इस प्रकार की जो तमाम घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने भी करी है उसके लिए ये बहुत जरूरी होगा कि विष्णुदेव साय जो है उनके साथ में डबल इंजन सरकार की जो लगातार बात भारतीय जनता पार्टी कहती है वो दूसरा इंजन जो केंद्र का है वहां से कितना ईंधन जो है वो इस ट्रेन को मिलता है ये देखने वाली बात होगी और उस ईंधन की बड़ी भूमिका जो है वो होगी छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री की सफलता को लेकर के और उनकी जो प्रबंधन की क्षमता है उसको लेकर के भी बड़ी चुनौतियां यहाँ पर होगी, क्योंकि इन सारे लक्ष्य को साधना और न केवल ये लक्ष्य हैं, इसके साथ साथ देखिए विपक्ष की भी निगाहें जो है वो उनके ऊपर टिकी होंगी, लगातार वो उनको वॉच कर रहे होंगे, क्योंकि जिस प्रकार की घोषणाएं हैं और पार्टी के अंदर भी जिस प्रकार से तमाम वरिष्ठों को दरकिनार करते हुए उनको मौका दिया गया है, तो
ठीक है, अभी वर्तमान में तो खामोशी नजर आ रही है, लेकिन ये सीधे तौर पे भविष्य की ओर इशारा कर रही है। तो इस बात को भी उनको समझना होगा और उसके साथ साथ जनमानस को भी उनको सहेजना संवारना होगा, क्योंकि जनता ने जिस बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है, चाहे हम ओबीसी की बात करें, चाहे आदिवासी की बात करें, चाहे सामान्य वर्ग की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, मनीष जी, जैसे पिछली बार बोनस को लेकर जो वादा नहीं निभा पाई थी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। जी हाँ, निश्चित रूप से उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा था और उसीलिए उसने इस बार घोषणा करी कि पिछले जो 2 साल का बकाया बोनस है वो सरकार बनते ही पहले 25 दिसंबर को जो है वो मिलेगा। इसके साथ साथ जो हितग्राहियों को मकान, लगभग 18 लाख हितग्राहियों को मकान देने की जो बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी ने करी थी, जिसको लेकर के एक बड़ा आंदोलन सबसे किया था, उसको लेकर के भी बड़ा फैसला उनको जी दिनेश जी, तो ये तमाम योजनाओं की यहाँ पर जो बात हो रही है, चाहे किसानों को बोनस देने की बात कहें, 18 लाख मकानों की बात कहें, 12,000 आपको महिलाओं को देना है, 20,000 करोड़ का जब आप कर्ज बता रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि केंद्र से पैकेज के सहारे 24 की तैयारी होगी? देखिए, केंद्र से हमको सहयोग लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, इनका जो कांग्रेस का भ्रष्टाचार था, डीएमएफ का जो 13,000 करोड़ का घोटाला था, 10,000 करोड़ का दारू घोटाला था, माइनिंग घोटाला था, राशन घोटाला था, गोबर घोटाला था, इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला करके सोनिया गांधी और पूरे देश का कांग्रेस का एटीएम इस प्रदेश को बना दिया था। वो पैसा अभी इस सुशासन की सरकार में, वो पैसा, इस छत्तीसगढ़ का पैसा छत्तीसगढ़ियों को मिलने वाला है। इसलिए बहुत बड़ा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ धन संपदा से परिपूर्ण है। लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस ने इस धन संपदा से परिपूर्ण मेरे छत्तीसगढ़ को, आपके छत्तीसगढ़ को, आप सबके छत्तीसगढ़ को कर्ज के कंगाल नहीं, तो आपके कहने का क्या मतलब है कि आप कार्रवाइयां करेंगे और वहां से रिकवरी करेंगे? नहीं, कार्रवाई तो होगा ही होगा। जो गलत किया है, जो मेरी छत्तीसगढ़ महतारी का पैसा लिया है, निसंदेह उस पैसे को नहीं, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ का कर्ज है, दूसरी तरफ आपने भी जिस तरह से भर भर के घोषणाएं की हैं, तो एक तरफ आपकी कर्ज मुक्ति करके राज्य को आगे ले जाना और उसके बाद तमाम घोषणाओं को पूरा करना, कैसे करेंगे ये जिम्मेदारी? वही चीज बता रहे हैं, 1 लाख करोड़ का जो भ्रष्टाचार करते थे, उस पैसे को हम बचा लेंगे और उस पैसे को बचा लेंगे। उस पैसे में बहुत सारे विकास के काम हो जाएंगे, बहुत सारी घोषणाएं पूरी हो जाएगी। और वो पैसा जो इन लोग खा चुके हैं, एटीएम बना चुके हैं, आगे भी जो रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू के लोग लूट के ले जाते थे, वो रेवेन्यू से ही इस प्रदेश का विकास हो जाएगा। इनके भ्रष्टाचार का आतंक समाप्त कर चुकी इस प्रदेश की जनता। इस प्रदेश की जनता ये बता चुकी है कि भ्रष्टाचारी लोगों को अब हम किसी भी कंडीशन में लाने वाले नहीं है, और ये भ्रष्टाचारी लोगों का सुपड़ा साफ हो चुका है, अब प्रदेश से भी पूरे देश से हो चुका है। आप देखेंगे ये जो पैसे डीएमएफ के हो, चाहे राशन जो खा लिए इन लोग, घोटाला कर लिए, गोबर घोटाला कर लिए, उसी पैसे में छत्तीसगढ़ का, मेरे प्रदेश का विकास हो जाएगा और हमको कोई कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है मनीष वोरा जी, क्या लगता है आपको जो आंकड़े दे रहे हैं दिनेश जी, वो ठीक लग रहे हैं आपको? मुझे तो ये कहीं से जस्टिफाई ही नहीं लगता। वो जिस बात को कह रहे हैं, मुझे लगता है उनको एक बार दोबारा इस चीज को सोचना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि जो 1 लाख करोड़ का घोटाला डीएमएफ और अन्य चीजों में हुआ है, वो पैसे से हम यहाँ पर कर लेंगे। मुझे समझ में नहीं आई ये बात, क्योंकि वो जो पैसा ऑलरेडी हो चुका, जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, जिसका कोई प्रमाण अभी तक नहीं है, वो पैसा आप कहाँ से लाएंगे? वो रेवेन्यू थोड़ी था जो आपका वहां गया है, वो तो पैसा भ्रष्टाचार के तौर पे बताया रही है भाजपा। तो वो पैसे से कहाँ से आप कर लेंगे? क्या वो पैसों की रिकवरी करके लाएंगे? मुझे समझ में नहीं आई ये बात। दिनेश जी जवाब दीजिएगा। दुबे जी, जो 13,000 करोड़ रुपए हर साल का डीएमएफ का पैसा ये कांग्रेस के एटीएम के रूप में ले जाते थे, वो पैसा हर साल का बचने वाला है। जिस हिसाब से गोबर घोटाला कर करके 217 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिए थे, वो पैसा इस प्रदेश में बचने वाला है। ये जिस हिसाब से रेवेन्यू का लॉस कर रहे थे, माइनिंग घोटाला करके जो रॉयल्टी आ रही थी, वो पैसा इस प्रदेश में बचने वाला है। मैं उस पैसे की बात कर रहा हूँ। दिनेश जी, सरकार जब चलाने की बात होती है तो सबसे पहला जो टारगेट आपके पास है 20,000 करोड़ के कर्ज मुक्ति। 20,000 करोड़ के कर्ज मुक्ति के लिए आपको रेवेन्यू जनरेट भी करना होगा, सिर्फ आप बचा के ही सरकार नहीं चलाएंगे। तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ।
अभी आप देखेंगे जिस हिसाब से सुशासन की सरकार होगी, जो पैसे यहाँ आते थे 50,000 करोड़ रुपए की इनकम, जिसको ये लूट लेते थे, वो पैसे यहाँ बचने वाले हैं। हर साल ये घोटाले कर रहे थे, हर साल लूट लूट के ले जा रहे थे। नहीं, मेरा सवाल ये है कि तमाम बेरोजगारों को रोजगार देने की जो आपने बात की थी, किसानों और महिलाओं की तो बात हो गई, बेरोजगारों के लिए क्या कुछ नया लेकर आने वाले हैं? ऐसा क्या लेकर आने वाले हैं कि राज्य से उन्हें पलायन ना करना पड़े और अपने राज्य में रोजगार मुहैया हो सके? 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से प्रदेश में खत्म हो गए थे। न रोड बन रहे थे, न नाला बन रहा था, न पुलिया बन रहे थे, न नए उद्योगपति आ रहे थे, क्योंकि एक डर का, भय का माहौल इस प्रदेश में बन चुका था। अब नए उद्योग भी आने चालू हो जाएंगे, रोड, रास्ते, नाली, पुलिया सब बनना चालू हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बाढ़ आ जाएगी, जिससे रोजगार के अवसर जनरेट होंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। जब आप विकास ही नहीं कर पाते तो आपके पास से रोजगार के अवसर खत्म हो जाते हैं। और रोड मैप बनाकर इनके लिए अच्छे अच्छे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार अब काम करने वाली है, जिससे रोजगार के अवसर इनको उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, और रोजगार, ठीक है। अगला सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से विष्णुदेव साय युवा नेता हैं, पहली बार जिम्मेदारी दी गई है, कई पुराने नेता और बड़े नेता आपकी पार्टी में वहां पर मौजूद हैं, कैसे सामंजस्य बिठाएंगे? क्योंकि विरोध तो कहीं ना कहीं होता है। देखिए, ये नए नेता नहीं है, इनको केंद्र में शासन चलाने का अनुभव है, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। नहीं, मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रही हूँ, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी पहली बार मिली है। कोई चीज हम बता रहे हैं, या ऑलरेडी प्रशासनिक अनुभव है, प्रदेश को चला चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, प्रशासनिक अनुभव की कमी नहीं है। और आप देखेंगे इनको बहुत ही अच्छा सरकार चलाने का अनुभव भी प्राप्त होगा, और आप में देखेंगे बहुत अच्छे से सुशासन की सरकार इस प्रदेश में चलेगी, और ये योग्य व्यक्ति को ही प्रदेश का बागडोर दिया गया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से मेरा प्रदेश चलेगा, आपका प्रदेश चलेगा, हम सबका प्रदेश चलेगा, और चारों ओर सुशासन की सरकार होगी। निसंदेह यह भारतीय जनता पार्टी एक योग्य व्यक्ति को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री का पद लाके दी है, और सब मिलकर के इस प्रदेश का विकास करेंगे। ठीक है। तमाम चुनौतियों की बात की जाए तो बार बार इस बात को लेकर जिक्र हो रहा था जब भारतीय जनता पार्टी की तमाम रैलियां और सभाएं होती थी कि छत्तीसगढ़ में किसी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, सबसे पहले उन पर कार्रवाइयां होंगी। उसको लेकर क्या कहना है? छत्तीसगढ़ महातारी को लूटा है, उनके ऊपर कार्रवाई चाहे वो कोई भी हो, और छत्तीसगढ़ महतारी को लूटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये मोदी जी की गारंटी है, और इस गारंटी पर निसंदेह काम होने वाला है। और ऐसे भ्रष्टाचारी जो इस छत्तीसगढ़ की महतारी को लूटे हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छे से कार्रवाई होने वाली है, ताकि एक सबक मिले कि छत्तीसगढ़ महतारी को लूटने वालों को कभी नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है मनीष जी, जिस तरह से नए मुख्यमंत्री की हम बात तो कर ही रहे हैं, कांटों की ताज की यहाँ पर बात हो रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि समय बहुत कम है, मात्र 3 से 4 महीने का समय है 2024 के चुनाव में, और इसी समय के भीतर में पार्टी के साथ ही साथ सरकार की छवि ऐसी बनानी है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिल सके। और जो यहाँ पर बड़ी बात है कि छोटे और बड़े दोनों ही नेताओं के साथ सामंजस्य बिठा पाना क्या आसान होगा? देखिए, निश्चित रूप से विष्णुदेव साय के लिए बहुत आसान तो नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो इन चीजों पर सामंजस्य बैठा लेंगे, क्योंकि उनका एक अनुभव है। वो एक बहुत धीर, गंभीर और सहज सरल नेता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन जब प्रशासनिक और जनता के हित के कामों के लिए बात होती है तो वो प्रशासनिक रूप से उतने ही कठोर भी होते हैं। तो ये जो चीज है, ये उनको मुझे लगता है कि फायदा दे देगी। और इसके साथ साथ जो बात आप कह रही थी कि पार्टी के अंदर और जनता को दोनों को साधना, और सबसे बड़ी चीज है कि प्रशासनिक स्तर पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन अधिकारियों को एक बड़ी सर्जरी करके उनको और उसके साथ साथ कानून व्यवस्था जो बड़े मुद्दे थे छत्तीसगढ़ में, उन दोनों पे लगाम कसना जो है वो बहुत बड़ी चुनौती होगी। और इसके साथ साथ जनमानस जो चाह रहा है, जनता ने जो सोच के भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बैठाया है, उसकी एक झलक जो है वो निश्चित रूप से त्वरित दिखाना होगा विष्णुदेव साय को। और उसके लिए उनको एक अच्छी टीम की आवश्यकता होगी, जिसमें अनुभवी के साथ साथ युवा नेतृत्व भी जो है वो चाहिए होगा उनको। जी बिल्कुल। इसके अलावा जिस तरह से बार बार रैलियों का भी मैंने जिक्र किया था
कि तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार में जो लिप्त है उसे बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की बात होती है और चुनावी रैलियों से लेकर तमाम चुनावी प्रचार सभा में वो हावी रहा है, क्या लगता है आपको कि ऐसा ही कुछ एक्शन यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है? देखिए, इसकी शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी ने कर ही दी है। लगातार छत्तीसगढ़ के राजधानी सहित अन्य क्षेत्रों में बुलडोजर जो है वो अवैध कब्जों पर और अवैध निर्माण पर, अवैध कार्यों पर लगातार चल रहा है पिछले 2-3 दिनों से। अभी चूंकि मुख्यमंत्री को लेकर के जो 1-2 दिन चला है उसके वजह से थोड़ा सा उसमें रुकावट आई थी, लेकिन मुझे लगता है वो लगातार वो एक झलक जो है वो भाजपा दिखा चुकी है। और ये जो बात आप करी, निश्चित रूप से जो अपराधी थे, जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, उनको लेकर के जो कठोर बातें नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने करी थी, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी को त्वरित एक्शन लेना होगा और उसकी निश्चित जांच करा करके उसमें दोषियों के खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई करनी होगी, ताकि जनता के बीच में वो सीधे तौर पर मैसेज जाए। जिस मोदी की गारंटी की बात लगातार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, जिस नरेंद्र मोदी की गारंटी पर महतारी वंदन योजना ने सोने पे सुहागा का काम किया, उन चीजों को साधना होगा और उसके बाद जनता को अपने पक्ष में कर 2024 के लक्ष्य को भेजना होगा। जी बिल्कुल। दिनेश कुमार जी, आपके पास में आऊंगी। कांग्रेस की जो सरकार रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री, उनका बार बार ये कहना था कि सरकारी जो योजनाएं चल रही थी, भूपेश पे भरोसा जनता ने कायम किया था। हालांकि रिजल्ट उसके बिल्कुल इतर आया है। ऐसे में इन तमाम योजनाएं यानी कि महिलाओं और किसानों की योजनाओं के अलावा और क्या खास प्लानिंग है छत्तीसगढ़ के वासियों के लिए? देखिए, छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट सबसे महत्वपूर्ण प्लानिंग है, क्योंकि एक राज्य तभी विकास करता है जब उसका डेवलपमेंट होता है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जितने घोषणा पत्र हैं उनको पूर्ण करना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। उसके अलावा प्रदेश को इस देश में सर्वोच्च स्थान दिलाना, इंफ्रास्ट्रक्चर की बाढ़ लाना, लोगों को रोजगार देना, किसी की आय बढ़ाना, ऐसे अनेकों चीजें जिसको भारतीय जनता पार्टी अपने आने वाले समय में पूरा करके इस राज्य को एक खुशहाल प्रदेश बनाना भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जिसे वो करने के लिए कटिबद्ध है और उस दिशा में काम भी हो रहा है। आपने नहीं, लेकिन दिनेश कुमार जी, जिस तरह से आपकी पार्टी ने घोषणा की है कि 25 से पहले पुराना बकाया बोनस भी यहाँ पर देने की बात हुई है। एक तरफ तो आप कर्ज की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो तमाम घोषणाएं हैं, इनको यदि आप इतनी जल्दी किसानों को देने की बात कर रहे हैं तो आखिर उसके लिए कहाँ से आपके पास रेवेन्यू आएगा? उसको लेकर कहाँ से जानकारी मिलेगी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप केंद्र से भी मदद नहीं ले रहे हैं। केंद्र की मदद तो हमको बिना केंद्र के पैकेज के कैसे आप छत्तीसगढ़ की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? मिलेगी, इस राज्य को हमेशा मिलती आई है और आज भी मिलेगी, उसमें मैंने कोई भी मना नहीं किया है। केंद्र हर प्रकार से सहयोग देगी और अब तो डबल इंजन की सरकार हो चुकी है। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है। मनीष जी, 10 सेकंड का समय लीजिएगा। क्या बिना केंद्र की मदद के हो सकता है ये? जी, मुझे नहीं लगता कि बिना केंद्र की मदद के ये संभव हो पाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का देना चाहूंगी। दिनेश जी बहुत धन्यवाद, मनीष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में एक तरफ नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है 13 तारीख को, उसके लिए तमाम तैयारियां हो रही हैं। दूसरी तरफ इसे कांटों का ताज भी माना जा रहा है। एक तो 2024 के चुनाव और दूसरी तरफ नई सरकार की नई चुनौतियां। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरह का रिपोर्ट कार्ड विष्णुदेव साय का तैयार होता है और वो अपने लक्ष्य में कितना कामयाब हो पाते हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।